चिकित्सा स्थान में छठवां चैप्टर है प्रमेह चिकित्सा। प्रमेह चिकित्सा में बात करें, सबसे पहले बहुमूत्रता का एक लक्षण आता है। पूछा जाता है बहुमूत्रता किस में देखने को मिलती है, तो उसमें पहला ऑप्शन प्रमेह दिया रहता है। प्रमेह में नहीं होती है बहुमूत्रता। प्रभुत आविल मूत्रता होती है प्रमेह में, ये है, लेकिन बहुमूत्रता पूछे वो प्रमेह में नहीं होती है। आम ज्वर में होती है बहुमूत्रता, होती कहाँ पे है? आम ज्वर में होती है, आम वात में होती है और आसन प्रसव में। ठीक है, जो एकदम प्रसव जिसको होने वाला हो उसमें बहुमूत्रता देखने को मिलती है। आम वात में होती है और आमद ज्वर में होती है। इसके बाद में प्रमेय निदान की बात अपन करते हैं। प्रमेय निदान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, याद भी कर सकते हो, लिखने के काम आता है। आस्य सुकम स्वप्न सुकम दधिनी ग्राम में ओदक अनु प्रसापयांसी नव अन्न पानम गुड़ व्यक्तितम च प्रमेय हेतु कफ कृत च सर्वम। जो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, जो नया अन्नपान होता है, गुड़ के विकार होते हैं, जो मीठी चीजें अपन कहें, जो अपने आस्य सुखम मतलब है ना, आस्य सुखम स्वप्न सुखम, अच्छी लंबी चौड़ी नींद ले रहा हो। ठीक है, दधिनी मुख के लिए स्वाद अनुसारी कुछ चीज अपने उसके हिसाब से खा रहा हो। ठीक है, और ग्राम में ओदक आनुप्रसों का सेवन कर रहा हो, इन सब से भी क्या होता है भाई, प्रमेह की ये सारी चीजें निदान होती है। ठीक है, इसके अलावा इसी प्रकार की चीजें जो है कफत शिरो रोग में भी इस प्रकार का श्लोक आता है। प्रमेय की संप्राप्ति की बात अपन करें तो मेद सबसे पहले जो है, ये पूछा जाता है कि भाई प्रमेय में कौन सी दो धातु होती है वो प्रधान दुष्य होती है, तो मेद धातु जो है ना वो प्रधान दुष्य होती है। तो मेद धातु इसमें दुष्य होती है और कफ जो है इसमें दोष होता है। ठीक है, तो ये मेद होती है प्रधान होती है। मेद जो है वो क्या करता है, मांस को जो है वो दूषित करता है, मांस जो है वो क्लेद और विकृति पैदा करता है। ठीक है, तो ये संप्राप्ति होती है सबसे पहले कौन, मेद, फिर मांस और फिर क्लेद होता है, ये ध्यान में रखना है। फिर एक संप्राप्ति आती है वातज प्रमेय के लिए, संप्राप्ति आती है कि क्षीणेशु दोषेस्व कृष्य वस्तो धातुन प्रमेय अनिल करोति। अनिल मतलब वात और प्रमेय, तो वातज प्रमेय को उत्पन्न करने की ये होगी। ठीक है, क्या होगी, इसकी संप्राप्ति होगी। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रमेय की साध्यता, असाध्यता, है ना। तो प्रमेय की साध्यता असाध्यता में सबसे पहले कफज प्रमेय होती है। ये बहुत पूछा जाता है कि कफज प्रमेय जो होती है वो साध्य होती है। क्यों होती है? समक्रियत्वाद। क्योंकि कफ की आप चिकित्सा करोगे ना, तो जो दुष्य कौन है, मेद है दुष्य, तो वो भी उसकी भी अपने आप चिकित्सा हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कफ की चिकित्सा करनी है, और चिकित्सा किसकी भी हो जाएगी, मेद की भी हो जाएगी। दोनों की एक जैसी चिकित्सा है, दोष और दुष्यों की। तो क्या हो जाएगा, समक्रियत्वाद होने के कारण कफज प्रमेय जो है वो साध्य होते हैं। पित्तज याप्य होगा, याप्य क्यों होगा, क्योंकि इसमें दुष्य कौन है, मेद है, और पित्तज जो है वो क्या होगा, पित्त, और पित्त और मेद की चिकित्सा क्या होगी, विषम होगी, एक जैसी नहीं हो सकती, है ना। कफ और मेद की चिकित्सा सम होती है, दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन पित्तज की याप्य होगा क्योंकि विषम क्रियत्वाद। और वातज जो है वो असाध्य होता है। कौन से प्रमेय जो है कौन सा असाध्य होता है, वातज। कितने होते हैं, चार होते हैं, महात्य। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन होता है ठीक करना इसको, महात्य होने के कारण ये असाध्य होता है, अभी बात करेंगे। तो कफज कितने होते हैं, 10 होते हैं, पित्तज 6 होते हैं, और वातज जो है वो 4 होते हैं। एक चीज और आती है इसी में कि यदि पित्तज प्रमेय में मेद अधिक दुष्ट नहीं हो तो साध्य होगा। क्यों भाई, क्योंकि पित्तज में अगर मेद अधिक दुष्ट नहीं हो रहा तो उस केस में क्या हो रहा है, आराम से आप, ज्यादा मेद दूषित हुआ नहीं, आप पित्त की चिकित्सा कीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि पित्त में अगर मेद ज्यादा दूषित नहीं होता है तो भी वो साध्य होता है पित्तज प्रमेय में। फिर एक ये लाइन आती है कि जवरे तुल्य ऋतु दोषत्वम, जवरे तुल्य ऋतु दोषत्वम परमेह तुल्य दुष्यता रक्त गुल में पुराणत्वम सुख साध्य से लक्षणम। ये याद ही कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 रोग ऐसे हैं जो कि पूरे आयुर्वेद में एक्सेप्शन है। कि ज्वर की बात करें कि उसमें क्या होते हैं, तुल्य ऋतु और दोष होने से। जब अपन साध्यता असाध्यता की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि भाई अगर एक समान चीजें होंगी तो वो रोग को और बलवान बना देगी। जैसे अभी अपन ने बात किया कि भाई मेद इसमें क्या है, दुष्य है, और कफ इसमें अगर दोष है तो वो असाध्य होना चाहिए, क्योंकि कफ भी क्या है, मेद के समान ही गुणों वाला है। तो दुष्य कौन है, मेद। मेद क्या चाह रहा है कि आपको प्रमेय हो, और कफ भी क्या चाह रहा है कि आपको प्रमेय, मतलब दोनों उस चीज को सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपकी प्रमेय क्या होगी, बहुत कठिन हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि क्योंकि इनकी चिकित्सा एक जैसी है इसलिए ये साध्य है। तो ये एक इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। जनरली इस प्रकार की कंडीशन जिसमें दोष और दुष्ट से समान होते हैं वो असाध्य की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, असाध्य कह सकते हैं, फिर कृत्य साध्य कह सकते हैं, लेकिन ये असाध्य वाली कैटेगरी के लक्षण हो जाते हैं।
तो वही कह रहा है, लेकिन ये कुछ 3 एक्सेप्शन आते हैं कि तुल्य ऋतु दोष, ऋतु और दोष सेम होते हैं तब भी जो है वो असाध्य हो जाता है, लेकिन ज्वर जो होता है वो सुख साध्य होता है। ऋतु और दोष सेम होने पर भी ज्वर जो सुख साध्य होता है। प्रमेय जो है दोष और दुष से सेम होने पर भी, तुल्य मतलब समान होने पर भी सुख साध्य होता है। रक्त गुल्म, रक्त गुल्म में ऐसी डिजीज है जो पुरानी होने पर सुख साध्य होती है। जनरली क्या होता है कि भाई जो डिजीज जितनी पुरानी होगी अपन कहेंगे वो उतनी गंभीर धातुओं में प्रविष्ट हो जाएगा और उतना ही उसको ठीक करना जो है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं रक्त गुल्म पुराणत्वम सुख साध्य से लक्षणम, रक्त गुल्म अगर पुराना होगा तो वो सुख साध्य होगा, है ना। तो रक्त गुल्म पहले भाई कोई यूएसजी वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो जैसे अब कहा भाई रक्त गुल्म के जो लक्षण है वो गर्भ के समान होंगे, ठीक है। तो अब किसी स्त्री को अब रक्त गुल्म हो गया मान लीजिएगा, तो वेट करना पड़ता था 10 महीने, रुको भाई, ताकि अगर वो गर्भ होगा तो डिलीवर हो जाएगा। अगर 10 महीने तक भी नहीं हो रहा है इसका मतलब रक्त गुल्म है, फिर उसकी चिकित्सा करते हैं। तो आसानी से बिना किसी भय के जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रमेय में दोष और दूसरे कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे अगर अपन बात करें संहिता में सबसे ज्यादा दोष दूसरे की कंडीशन जो है वो प्रमेय में आती है, जो कि 13 होती है। कितने होते हैं दोष दूसरे? 13 होते हैं। 7 धातुएं होती हैं, ठीक है। इसमें 10 और प्लस 3 होते हैं, तो 3 तो दोष हो गए। जो 10 बचे उसमें 7 कौन होती है? धातुएं होती हैं। रस रक्त मांस मेद, अस्थि नहीं होती, मज्जा शुक्र होता है। तो कौन सी धातु जो है प्रमेय में दुष्ट नहीं होती है? वो अस्थि होती है। सबसे ज्यादा पूछा जाए प्रमेय में दोष दूसरे कितने, सर्वाधिक दोष दूसरे किसमें? प्रमेय में कितने? 13। अगर सिर्फ दुष्ट से पूछे तो आप 10 बता दो, ठीक है। ये थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया, 3 + 10 होना चाहिए, 3 2 से 10 2 से। फिर 7 धातुएं हो गई और 4 ये हो गए, ठीक है। कौन सी? मतलब 7 धातुएं में अस्थि नहीं है तो 6 हो गए, 6 और 4 ये हो गए। ओक बल, ओक बल याद करेंगे। ओज क्लेद, ओज और क्लेद और वसा और लसिका, ठीक है। ओक बल हो गया। ओज भी कौन सा वाला होता है? अपर ओज होता है, जिसकी मात्रा आधा अंजलि होती है। जो पर ओज होता है ना उसकी मात्रा कितनी होती है? 8 बिंदु होती है, जो हृदय में रहता है। अगर वो दूषित हो गया ना या फिर उसका नाश हुआ तब तो आदमी निकल लेगा। अब 8 बिंदु में से 2 4 बिंदु खत्म हो जाएंगे फिर भी आदमी निकल लेगा। तो कौन सा वाला दूषित होगा भाई? अपर ओज वाला, जो ज्यादा है वही होगा ना, कम वाला होगा तो वैसे गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रमेय में कितने? 7 धातुएं। कौन सी नहीं होती? अस्थि नहीं होती। 4 और कौन बच गया भाई? ओक बल। ओक बल में ओज क्लेद वसा लसिका, और ओज कौन सा? अपर ओज। ये दोष दूसरे की कंडीशन अपने को याद रखनी है। फिर ये कफज प्रमेय, आपको क्या करना है कि इनके नाम पूछ लेंगे कि बताइए घनम जो है वो कौन सी प्रमेय होती है ना, कौन सी कफ है कि पित्तज है कि वातज है। अपन एक काम करेंगे, अपन कफ वाला याद नहीं करेंगे, पित्त और वात वाला याद कर लेंगे, और फिर जो है बचा हुआ सारा का सारा किसमें हो जाएगा? कफ वाला हो जाएगा। फिर भी 2 4 नाम है वो अपन पढ़ लेते हैं। जैसे घनम कफ वाला है। घनम च ऊपरी भी प्रसन्नम, ये लाइन आए तो भी अपन कहेंगे कफज प्रमेय के लिए है। शिशिर जो है वो भी कफज के लिए है, और बालुकया युक्तम ये भी जो है वो कफज प्रमेय में आती है। ये सारी लाइनें चारों शब्द जो उस श्लोक से उठाए गए, ठीक है। लेकिन इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, एक बार पढ़ लेना ताकि डायरेक्ट टिक लगा दें ऐसा कुछ आए तो। दूसरा अपन बात करते हैं पित्तज प्रमेय। पित्तज प्रमेय में जो है वो 6 होते हैं। छकनी हमार, छकनी हमार। तो इसमें जो है ना पूरा आप छार में देखोगे है ना, पूरा का पूरा 6 नाम उसमें मिल जाएंगे आपको, है ना। उससे अपने को मतलब नहीं है। ये जो है ना काल में, काल में की जगह सुश्रुत ने अम्ल में बताया, ये आपको ध्यान में रखना है। छकनी हमार में काल में की जगह सुश्रुत ने जो है वो अम्ल में बताया है। दूसरा अपन कहते हैं वातज प्रमेय की अगर बात करें तो विमल, है ना। ये 6 हो जाएंगे टोटल, आप इससे निकालोगे मंजिष्ठा में, रक्त में, है ना, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी पित्तज प्रमेय में। वातज प्रमेय की बात करें तो विमल की बात करेंगे, VIMAL, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है मधुमेह होता है इसमें, है ना। लसिका में भी होता है, लेकिन मधुमेह आपको ध्यान में रखना है, मधुमेह। तो पूछा जाता है मधुमेह जो है वो किस में होता है ना, वसा में है, मधुमेह है, ठीक है। तो मधुमेह जो है वो वातज प्रमेय में आता है। नाम आता है धातु स्व अपकर्षितेषु, ये धातु को क्या कर देती है? अपकर्षित कर देती है, क्षीण कर देती है धातुओं को। कौन? वातज प्रमेय। इसलिए क्या होता है? ये असाध्य होता है। और इसको क्या कहा गया? महात्म्य भी कहा जाता है। महात्म्य भी तो कहा था, तीनों चीजें अपन ने कहा था भाई। महात्म्य के कारण क्या होती है? वातज प्रमेय असाध्य होती है, और पित्तज प्रमेय विषम क्रियात्वात, विषम क्रिया के कारण वो क्या होती है? याप्य होती है, और सम क्रिया के कारण कफज प्रमेय जो है वो साध्य होती है। इसके बाद में अगला जो दूसरा सेक्टर आता है वो आता है भाई प्रमेय के सामान्य पूर्व रूप।
देख लो कौन कौन से इसके पूर्व रूप है। सबसे पहले बात करें, स्वेद अंग गंधा शिथिल अंगता, शय्या आसन स्वप्न सुखे रतिश्च। ठीक है, ये एक लाइन आती है पूरी कि स्वेद होता है, अंग में से गंध आएगा। आप जैसे कोई प्रमेह का पेशेंट पास में आता है ना, आपको स्मेल से पता लग जाएगा कि इसको प्रमेह है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है भाई, बैठने का मन करेगा, बैठने करेगा तो सोने का मन करेगा। ठीक है, अगला आता है हृदय नेत्र जिह्वा श्रवण उपदेह, उस पे ऐसे हृदय में, नेत्र में, जिह्वा में, ठीक है, ऐसे लगेगा जैसे कुछ का लेपन हो गया हो। ठीक है, घन अंगता और केस नख अतिवृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। केशानाम नखानाम अतिवृद्धि, ये जो लक्षण होता है वो ये किस में आता है, राजयक्ष्मा में आता है। और केस नख अतिवृद्धि ये किस में आता है भाई, प्रमेय में आता है। अपन ने कहा भाई धातुएं क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो ये भी इनके दूषित, दूध से बढ़ जाएंगे, तो दूध से बढ़ेंगे तो ये जल्दी जल्दी, ये तो एक प्रकार से धातुओं के मल होते हैं, तो धातुएं दूषित हो गई तो एक प्रकार से ये इनकी वृद्धि होगी। फिर आता है शीत प्रियत्वम, गल तालु शोषो, माधुर्यम आस्य, कर पाद दाह। ये पूरा लाइन आप पढ़ना, लेकिन कर पाद दाह आता है, हाथ और पाओ में दाह होगी। भविष्य तो मेह गदस्य रूपम, मूत्र अभिधावंती पिपलिकास्य। मूत्र में क्या होगी, मूत्र के ऊपर पिपलिका आएंगे। अगर मूत्र के ऊपर पिपलिका आती है तो आप समझो कि भविष्य में गदस्य, भविष्य तो मेह गदस्य, मतलब आपको भविष्य में प्रमेह होने वाला है। अगर आपके मूत्र पे अभिधावंती चल के आ रही है, कौन, पिपलिका, चीटियां, उस केस में। दूसरी मैंने कहा भाई कैसा नाम न खाना अति वृद्धि किसके लिए आता है, राजयक्ष्मा के लिए आता है। बताइए प्रमेह और राजयक्ष्मा में बड़ा नाम कौन सा है, राजयक्ष्मा है। तो ये जो बड़े बड़े कैसा नाम, नखा नाम, अतिवृद्धि, ये बड़ा नाम है, ये किसमें आएगा, राजयक्ष्मा में आएगा। प्रमेय छोटा सा नाम है, इसलिए इसमें छोटा सा आएगा, केस नक अतिवृद्धि, एक लाइन में खत्म हो गया। ठीक है, अगला आता है प्रमेय के लिए अग्रय प्रकरण में कहते हैं भाई प्रमेय अनुसंगिणाम। अनुसंगिणा नाम का मतलब होता है कि प्रमेय जो है वो अनुआंशिक होता है एक प्रकार से, है ना, आगे से आगे प्रोजिनी में चला जाता है, तो अनुसंगी नाम। सुश्रुत ने प्रमेय के प्रमेय रोगी दो प्रकार के बताए, एक अपथ्य निमित्तज होता है और एक सहज होता है। सहज का मतलब होता है कंजनाइटल, जो पैदा होते मिल जाए गिफ्ट में, उसको बोलते हैं सहज। और अपथ्य निमित्तज, आपने अपथ्य का सेवन किया और आपने प्रमेय गिफ्ट में ले लिया, तो वो पैदा होने के बाद में ले लिया, तो वो होती है अपथ्य निमित्तज। अष्टांग हृदय भी दो प्रकार के बताते हैं, कहते हैं एक होती है आवरण जन्य और एक होती है धातु क्षय जन्य। तो एक कृत्य साध्य बता दिया, धातु क्षय जन्य वाली असाध्य होगी, वो तो वात वाली भी अपन ने बता ही दिया। ठीक है, तो वो हो गया। इसके बाद में सुश्रुत कहते हैं कि भाई प्रमेह में व्यान वायु और अपान वायु के प्रकोप से प्रमेह होता है। ठीक है, और व्यान वायु और अपान वायु के प्रकोप से शुक्र दोष भी होता है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुश्रुत कहते हैं कि व्यान वायु और अपान वायु के प्रकोप से प्रमेय होता है। और VASP याद करेंगे अपन इसमें, व्यान, वी से व्यान हो जाएगा, ए से अपान हो जाएगा, और एस से जो है वो शुक्र दोष होगा, और पी से प्रमेय। मतलब सुश्रुत के अनुसार व्यान वायु और अपान वायु से शुक्र दोष और प्रमेय होता है। सभी प्रमेय और प्रमेय पीड़िकाएं त्रिदोषज होती हैं। अगर एक लाइन में कोई पूछे कि सभी प्रमेय और प्रमेय पीड़िकाएं क्या होती हैं, त्रिदोषज होती हैं। ये बात हो गई, कुछ बातें अपन ने यहाँ पे पढ़ी पूर्व रूप और कुछ अतिरिक्त बातों के बारे में। इसके बाद में अगला आता है चिकित्सा सूत्र, इंपोर्टेंट है। क्या आता है, स्थूल प्रमेही बल वाहिने के कृष्यस्त एके प्री दुर्बलश्च स बृंगणम तत्र कृष्यस्य कायम संशोधनम दोष बलाधिकस्य, लाइन आ जाएगी। ठीक है कि दो प्रकार के प्रमेय हो सकते हैं, एक मोटा हो सकता है, एक पतला हो सकता है, एक बलवान हो सकता है और एक दुर्बल हो सकता है। तो क्या कह रहा है, जो कृष व्यक्ति है उसकी बृंहण चिकित्सा करेंगे, और जो दोष बलाधिकम है, जिसके दोष अधिक है और बल अधिक है, उसकी संशोधन किया जाएगा। ये लाइन ना देके आपको ये भी दे सकते हैं, स बृंगणम तत्र कृष्यस्य कायम संशोधनम दोष बलाधिकस्य। किसके लिए कहा गया है कि कृष के लिए बृंगण किया जाएगा और बलवान के लिए संशोधन किया जाएगा। ये जो है वो प्रमेह की चिकित्सा सूत्र है, संशोधन के बाद में संतर्पण किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ और बिंदु आते हैं। करे कि कर पादयो सुप्ताद च अंगेशु परिदाह। यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा भाई, कर पादयो, तो कहा भाई कर पादयो सुप्ताद च अंगेशु परिदाह किसके लिए कहा गया, प्रमेह के पूर्व रूप में। अभी आया अपन ने देखा थोड़ा सा, कर पाद दाह भी पढ़ा है ना, जरूरी नहीं है कि यहीं से लाइन है, लेकिन इस प्रकार की लाइन आए वो प्रमेह के लिए हो गई। कर चरण दाह करके अगर आए तो वो ऊर्ध्वग रक्त अम्लपित है। काय छिद्रो उपदेह, अभी अपन ने पढ़ा काय छिद्रो उपदेह, दो
छिद्र हैं जितने भी, वहां पे ऐसे लगे कि लेपन हो गया है, तो ये प्रमेह का भी पुरुरूप होता है और कुष्ठ का भी होता है। सोफ पाद करह, ठीक है, अगर पाँव में सोफ हो, यहाँ पे क्या है, दाह हो रही है, कर पादयो दाह, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोफ हो रहा है, तो उदर रोग के सामान्य लक्षण है ये। सोन पाद ग्रह है, ये क्या है, सोफ, यहाँ पे क्या है, सोन, सोन का मतलब भी क्या होता है, सोफ ही होता है, लेकिन ग्रहणी रोग का सामान्य लक्षण है। ये दोनों अलग से आप डिवाइड करके पढ़ लेना, ये दोनों अलग है। अगला आता है स्वयथु पादयो, ये तीनों अलग है भाई, सॉरी, ये तीनों आप इधर रखो। स्वयथु पादयों में गर्भिणी और रक्तगुल्म का लक्षण हो जाएगा। अब अपन ने कहा रक्तगुल्म वाले में अगर पूछे, रक्तगुल्म गर्भिणी में लगभग सेम होते हैं, तो ज्यादातर में आप सेम लगा सकते हो, क्योंकि कहीं पे अगर रक्तगुल्म और गर्भिणी में डिफरेंस होगा तो फिर वो पहले ही ठीक कर देंगे, उसको पुराना करने की दिक्कत का है। ठीक है, तो भाई पहले ही ठीक कर देंगे, कोई डिफरेंस अगर मिल जाएगा तो। अगली बात करते हैं, मुख से पादयो चाहे सोफा, ये राजयक्ष्मा का रूप है। संतापो कर पादयो, ये राजयक्ष्मा का लक्षण है। ठीक है, और संतापो देह मानस है, ये ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। ये संतापो कर पादे हो क्या हो गया, राजयक्ष्मा का लक्षण। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अपने को याद रखनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं संतर्पण न देने से भाई गुल में धातु क्षय, लिंग और बस्ती में वेदना और मूत्र का ग्रह होना। तो देखो संतर्पण न देने से, अभी अपन ने क्या कहा भाई, प्रमेय में क्या करना है, संशोधन करना है, संशोधन के पश्चात क्या करना है, संतर्पण करना है। इसी संतर्पण की बात हो रही है भाई, संतर्पण अगर नहीं दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो गुल्म धातु का क्षय हो सकता है, लिंग और बस्ती में वेदना हो सकती है और मूत्र का ग्रह हो सकता है, मूत्र रुक सकता है। तो याद कर लेना, गुच्छे में मूत्र, गुच्छे से याद करेंगे गुल्म और क्षय, धातु क्षय हो गया, गुच्छे में मूत्र, में से मेढ्र याद करेंगे, लिंग को मेढ्र कहा गया है ना, श्लोक में आप देखो मेढ है ये, तो गुच्छे में हो गया, और मूत्र याद कर लेना, मूत्र, तो मूत्र से बस्ती भी याद हो जाएगा और मूत्र भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो संतर्पण न देने से मूत्र गुच्छे में आएगा भाई। फिर आता है संसमन चिकित्सा होता है, तो अपन ने क्या कहा भाई, संसमन चिकित्सा किसके लिए करेंगे, पहले भृंगण करेंगे फिर संसमन चिकित्सा करेंगे, किसके लिए, जो दुर्बल रोगी है और जो दुर्बल रोगी है और जो कृष रोगी है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, संसमन चिकित्सा करेंगे। मंद कसाय येव चूर्ण लेहा, इससे अपन क्या करेंगे, संसमन करेंगे। मंद कसाय येव चूर्ण लोहा। मांस, मांस प्रयोग की बात करें, किसका मांस का प्रयोग करना है, विस्किर और प्रतुद पक्षियों का मांस का प्रयोग करना है, जो के साथ, जेवीपी याद रखना। प्रमेय में आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। एड्स का तेल याद रख लेना, प्रमेय में एड्स का तेल, एड्स से याद करेंगे, ए से अलसी, आई से इंगूदी, डी से दंती और एस से सरसप का तेल। ये चार प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है, किसमें, प्रमेय में। अलसी का प्रयोग किया जाता है ना, तेल से मतलब सरसप का तेल है। फिर दूसरा आई से इंगूदी का प्रयोग, डी से दंती का प्रयोग, एस से सरसप का तेल। ठीक है, ये चार चीजों का प्रयोग हो गया। यव प्रधान भवेत प्रवेही, तो जो प्रमेय वाले व्यक्ति होता है ना, उसको जौ का आटा खाने को देना चाहिए, उससे बहुत आराम मिलता है। गेहूं उसकी तुरंत बंद करवा देते हैं, है ना, जिसके भी घर में प्रमेय है उसकी गेहूं बंद हो जाती है भाई। फिर क्या देते हैं, जौ का आटा देते हैं उसको। तो यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, तो ये फिल इन द ब्लैंक दे देंगे आपको, यहाँ पे लाइन दे देंगे, यव प्रधानस्तु भवेत, फिर डेस देंगे, फिल इन द ब्लैंक। इसके अलावा और क्या क्या देना भाई, गधा हुआ, घोड़ा हुआ, हंस हुआ और हिरण हुआ, इन सबको आप क्या खिलाओगे, जो खिला देना, गधे को, घोड़े को, हंस को और हिरण को। और फिर इनकी जो विष्ठा निकले, विट निकले, उसमें से जो निकले वो जो खिलाना है। उस जो से क्या करना आपको, उसको जो को सुखाना है, उसको जो है पीसना है, उससे आटा बनाना है, और उस आटे की रोटी जो है वो प्रमेही को खिला देनी। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। ये वास्तव में प्रयोग होता है ना, अभी भी इसका प्रयोग करते हैं बहुत जगह पे, सुना भी होगा आपने। अगला आता है संशोधन उल्लेखना, उल्लेखन लंघनानी, ये कफेज प्रमेय नाशक होता है। उल्लेखन का मतलब वमन ही होता है, और उल्लेखन आ गया तो आप बुद्धि लगा के भी कर सकते हो। लंघन किस में कराते हैं भाई, कफज में ही कराते हैं लंघन तो, ठीक है, तो वातज में तो करवाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उल्लेखन भी किसमें, वमन किस में कराते हैं, कफज में कराते हैं। विरेचन में क्या होगा भाई, पित्तज प्रमेय नाशक, कोई नई बात तो नहीं बताई है ना, समझने लायक बात है। अब आता है भाई प्रमेय नाशक योगों की बात अब कर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले पहला योग आता है डीडीएन का, त्रिफला प्रमेय नाशक होता है। ठीक है, डीडीएन से आप दीनदयाल नगर याद कर सकते हो, ठीक है, देहरादून भी याद कर सकते हो डीडीएन से। तो डीडीएन का मतलब क्या है, दारू हल्दी है, देवदारू है और नागर मोथा, ये तीन चीजें हैं, और का त्रिफला, तो त्रिफला हो गया चौथी चीज। तो डीडीएन, दारू हल्दी, देवदारू, नागरमोथा और त्रिफला, इसका क्या करना आपको, क्वाथ बनाना, और इसको समान मात्रा में लेके क्वाथ बनाना है, वो देना है किसको, प्रमेह के रोगी को। और ये बहुत अच्छा काम करता है, आसानी से मिलने वाली औषधि है और बहुत अच्छा काम करती है प्रमेह में।
प्रमेह के रोगी को सिर्फ इसका क्वाथ दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कफ पित्त प्रमेह में विशेष योग। कफ पित्त जो प्रमेह है, कपित्त पुष्पाणि च चूर्णितानि छोद्रेण लिहात कफ पित्त में ही। किसकी बात हो रही है? कफ पित्त प्रमेह की बात हो रही है। कफित याद करना, कफित में क्या होता है? कफ पित्त और कपित, यहीं से याद कर जाएगा। ठीक है, तो ये कफित पुष्पाणि च चूर्णितानि छोद्रेण लिहात। वातज प्रमेह में क्या करना है? स्नेहन करना है। देख लीजिए, अगर कफ का अनुबंध है वात के साथ में तो तेल का प्रयोग, और अगर पित्त का अनुबंध है तो घृत का प्रयोग करना, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर कफ का अनुबंध वात के साथ तो तेल का प्रयोग, और पित्त का है तो घृत के साथ। घृत जो होता है वो पित्त को शांत करता है। फिर आता है त्रिकंटक आद्य स्नेह। तो त्रिकंटक आद्य होगा तो कफ प्लस वातज प्रमेय में, और पित्त प्लस वातज में घृत प्लस तेल से सिद्ध होगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान में रख लेना किस प्रकार से प्रयोग करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे आता है भाई भल्लातक, सॉरी, प्रमेय के योगों की बात अपन करते हैं, कौन कौन से योग होते हैं। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्रमेय में योग होते कौन कौन से हैं। तो मधु ने, तो मधुमेह होता है ना प्रमेय, तो मधु ने लोभी दांतों से 3 कांटों वाला भल्लातक और फल चबाकर, ठीक है, आगे कुछ किया, आगे ट्रिक नहीं है, ट्रिक यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फल चबाया याद कर लेना फिर आप। ठीक है, तो मधु ने लोभी दांतों से 3 कांटों वाला भल्लातक और फल चबाया। ठीक है, चलेगा। मधु से मध्यासव याद करो, मधुवासव कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मधुवासव, दूसरा आता है लोभी से लोध्रासव, दांतों से दंत्यासव, 3 कांटों से त्रिकंटक स्नेह, अभी पढ़ा अपन ने, भल्लातक से भल्लातक आसव, और फल से फल त्रिक क्वाथ। ये सब किस में प्रयुक्त होता है भाई? प्रमेह में प्रयुक्त होता है। मधुवासव हो गया सबसे पहले, फिर लोध्रासव हो गया। अब ये कौन कौन सी प्रमेह में प्रयुक्त होता है? मधुवासव की बात करें तो कफ पित्तज में होता है। लोध्रासव भी किस में होता है? कफ पित्तज में होता है। दंती आसव पूछे तो वो प्रमेह में है, और अगर आपसे दंती अरिष्ट पूछे तो वो अर्श में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा त्रिकंटक स्नेह की बात करें तो ये वात कफज प्रमेह में होता है, और भल्लातक आसव जो है यहाँ पे है, और भल्लातक सॉरी फल त्रिक क्वाथ जो है वो प्रमेय वाले में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन फल त्रिक आदि क्वाथ की। बात करते हैं कि फल त्रिक दारुनिशा विशाला मुस्ता च नि क्वाथे निशा सकलकम। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, देखिए एक बार आगे कह रहा है पिबेत कषाय मधु संप्रयुक्तम। तो इसका अनुपान क्या है? तो पहले फल त्रिक आदि का अनुपान क्या हो जाएगा भाई? मधु। और सर्व प्रमेय समुद्धतेषु, तो ये क्या होता है? सभी प्रमेय में काम में आता है कौन? फल त्रिक आदि क्वाथ। पहली चीज तो ये हो गई। फल त्रिक आदि क्वाथ प्रमेय के अलावा और कहाँ कहाँ बताया गया है? ये कामला में भी है, पांडु में भी है। ठीक है, और फल त्रिक आदि क्वाथ जो है वो सिद्ध सार निघंटू ने बताया है ना। ये कामला और पांडु में भी होता है, ये सिद्ध सार निघंटू ने बताया। और सिद्ध सार निघंटू के जो राइटर है वो रवि गुप्ता है। ठीक है, इसके अलावा एक फल त्रिक आदि क्वाथ से एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो है ना, जो फल त्रिक हुआ, दारुनिशा, विशाला, मुस्ता, इन सब का जो है ना क्वाथ लिया जाता है, और निशा का कल्क, है ना, ये सारा इन सब का क्या किया जाता है भाई? क्वाथ लिया जाता है। निशा हल्दी का कल्क लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं भाई क्वाथ किसका लेना है? तो फल त्रिक, दारुनिशा, विशाला, मुस्ता का, और कल्क किसका लेना है? निशा का लेना है। ठीक है, इसके बाद में लोध्रासव या फिर मधुवासव अपन बात करते हैं। लोध्रासव जो है वो पुष्ट में भी बताया गया है, और ये कफ पित्त मेहान और द्विपल प्रयोगता। तो लोध्रासव और मधुवासव आप देखोगे दोनों ही किसमें आते हैं भाई? कफ पित्त में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा ये 2 पल की मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों ही क्या है? आसव है। मधुवासव एक ऐसा आसव होता है जो कि अरिष्ट की तरह बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, अरिष्ट की तरह जो है मधुवासव का फॉर्मेशन की जाती है। अगली एक लाइन आती है कि आसव सबसे पहले किसने आसव का वर्णन किया? वो है चरक। अरिष्ट का सबसे पहले वर्णन किसने किया? सुश्रुत ने। आसव और अरिष्ट में अंतर किसने बताया? सारंगधर ने। और औषध और भेषज में अंतर किसने बताया? काश्यप ने। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता प्रमेह में उदक पान की बात अपन कर लेते हैं, कौन कौन से उदक जो है पीने चाहिए। कह रहा है कि मधु, फिर से मधु आ गई, तो मधु की मासी को कुसा, त्रिफला और सारोदक पीने से प्रमेह हुआ। मधु को क्यों प्रमेह हुआ भाई? मधु उदक। ठीक है, मधु उदक, कौन सा? मधु, मधु का पानी पीना चाहिए। फिर आता मासी से माधविक और सिधु, कौन से मद्य का सेवन करते हैं? माधविक और सिधु का सेवन करते हैं। कुसा और त्रिफला, तो मधु की मासी को कुसा, त्रिफला और सारोदक, तो कुसा, त्रिफला और सारोदक पीने से प्रमेह हुआ। तो मधु, मधुदक, मासी से माधविक और सिधु, और कुसा, त्रिफला और सारोदक एक साथ याद करना है। कुसा, त्रिफला और सारोदक पीने से प्रमेह हुआ। इसके अलावा और शूल्य मांस का प्रयोग इसमें किया जाता है,
याद रखेंगे प्रमेय में शूल्य मांस का प्रयोग भी किया जाता है। इसके अलावा प्रमेय में यव, मूंग, आंवला इन सब का भी प्रयोग होता है। निदान परिवर्जन की बात करें, जातस्य रोगस्य भवेत् चिकित्सा, ये इसका क्या हो जाता है, निदान परिवर्जन हो जाता है। फिर आता है प्रमेय और मूत्रगत रक्तपित्त में भेद, कि हारिद्र वर्ण रुधिरम च मूत्र विना प्रमेय से ही पूर्व रूपे, ये रक्तपित्त का प्रकोप आता है। एक लाइन आती है कि प्रमेय और मूत्रगत रक्तपित्त में क्या भेद होता है ना, एक बात आती है, क्या कह रहा है कि हारिद्र वर्ण रुधिरम चाहे मूत्रम विना प्रमेय से ही पूर्व रूप के, तो ये कह रहा है कि भाई अगर क्या हो रहा है कि भाई हारिद्र वर्ण का रुधिर, ठीक है, या फिर मूत्र में, या तो हरिद्र वर्ण का रुधिर या फिर मूत्र में जो है वो कैसा हरिद्र वर्ण का मूत्र अगर आता है ना, कह रहे हैं बिना किसी प्रमेय के पूर्व रूप के, बिना किसी प्रमेय के पूर्व रूप के अगर मूत्र कैसा आता है, येलो कलर का आता है, ठीक है, तो अपन कहेंगे उस केस में वो क्या है, वो प्रमेय नहीं है, वो रक्तपित्त का प्रकोप है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, हरिद्र वर्ण का अगर मूत्र आता है तो बिना किसी प्रमेय के पूर्व रूप के, तो अपन कहेंगे वो रक्तपित्त का प्रकोप है। ये लाइन पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है, तो ये रक्तपित्त का प्रकोप है। अगला आता है भाई प्रमेय कुलज विकार है, ठीक है, कुलज विकार वही कुलज वाला है ना। तो कह रहे हैं भाई बीज दोषात, ये मतलब क्रोमोसोमल डिजीज है, कह रहे हैं बीज दोषात, बीज दोष से होने वाली व्याधि है योनि व्यापद, और मतलब कह रहा है भाई बीज दोष से होने वाली और कौन कौन सी व्याधि होती है जो बीज दोष से होती है, योनि व्यापद है, अर्श है और स्थूल्य है, प्रमेय तो है ही है ना, बीज दोष से उत्पन्न होने वाली योनि व्यापद, अर्श और स्थूल्य। फिर आता है प्रमेय जन्य पीढ़ी का चिकित्सा, शस्त्रेण संशोधन रोपणे, तो वही है भाई ससुरो चिकित्सा होती है, ससुरो चिकित्सा, है ना, कल अपन ने वेसरो पढ़ी थी, याद रखना वेसरो चिकित्सा पढ़ी थी, है ना, गुल में पढ़ी थी वेसरो, प्रमेय में ससुरो पढ़ते हैं अपन, शस्त्रेण संशोधन और रोपण। अगला आता है कुछ लास्ट में इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात अपन कर लेते हैं। अष्टांग संग्रह में हरिद्रा को प्रमेय घना नाम कहा जाता है, ठीक है, प्रमेय घना नाम। अष्टांग हृदय में निशाधात्री घना नाम बोला जाता है। लोध्रपुट में, लोध्रपुट पाक में, सॉरी, लोध्रपुट पाक को अतिसार के लिए अच्छा माना जाता है। मध्वारिष्ट को ग्रहणी में प्रयोग किया जाता है। दंत्यारिष्ट अर्श में प्रयुक्त होती है। भल्लातक आसव, इसमें 4 बिलावे प्रयोग किए जाते हैं। भल्लातक आसव में पूछा था कितने बिलावों का प्रयोग होता है, 4 बिलावों का प्रयोग होता है। और विशाल आदि पांड जो है वो पांडु में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। तो प्रमेय में अपन इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें अपन पढ़ लेते तो सफिशियंट है। ठीक है, चलिए।